तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू के जो स्केलेटन होते हैं वो ब्लड सेक के लोगों के द्वारा जख्मी होने लगते हैं, जो देखकर सनवू उन सभी स्केलेटन को वापस बुलाते हुए कहता है मुझे इन सभी स्केलेटन की भी कंडीशन को देखकर इन्हें पावरफुल बनाना होगा, लेकिन अभी इन सभी को वापस बुलाना ही ठीक होगा। जो कहकर सनवू अपने 2 स्केलेटन को बाहर निकाल कर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। जो देखकर ब्लड सेक का जो कमांडर होता है वो अपने सभी लोगों को मी को वापस लाने के लिए कहता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे वो लड़की चाहिए, उस लड़की को वापस लेके आओ। जो सुनकर उसके जितने भी लोग होते हैं वो शैडो के अंदर छुपकर आयरन मेडन के करीब पहुंचने लगते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मी अभी आयरन मेडन के अंदर है। वहीं पे हम देखते हैं कि जितने भी ब्लड सेक के लोग होते हैं वो आयरन मेडन के पास पहुंचकर अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सभी जो अटैक होता है वो सीधे डायरेक्टली आयरन मेडन को जाकर हिट करता है। वहीं पे ब्लड सेक का जो कमांडर होता है वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो कुछ और नहीं बल्कि वो देखता है कि आयरन मेडन की आंखों से खून निकल रहा होता है। तभी ऐसा जैसे ही होता है आयरन मेडन एक काफी ज्यादा जोरदार चीख मारती है, जिसकी चीख इतनी ज्यादा भयानक और खतरनाक होती है कि ब्लड सेक के जितने भी लोग होते हैं उस चीख की प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। जो देखकर दूसरे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि आखिरकार किस तरह की इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज थी। तभी वो ऐसा जैसे ही कहते हैं वहाँ पे कोई ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और उन सभी के पैरों को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये ब्लैक कलर की एनर्जी आयरन मेडन के अंदर से निकल रही होती है और ये ब्लैक कलर की एनर्जी सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसने सभी को जकड़ लिया होता है। जिसके बाद वो ब्लैक कलर की एनर्जी धीरे धीरे कर उन सभी को डिवोर करने लगती है। वहीं पे इस चीज की वजह से वो लोग काफी ज्यादा जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, वो लोग काफी ज्यादा दर्द में होते हैं। लेकिन बस कुछ मिनटों में वो जो ब्लैक कलर की एनर्जी होती है उन सभी लोगों को पूरी तरह से डिवोर कर जाती है, खा जाती है। जो देखने के बाद तो ब्लड सेक के जितने भी बचे हुए लोग होते हैं उन सभी लोगों की काफी ज्यादा बुरी तरह से फटने लगती है। वहीं पे ब्लड सेक का जो कमांडर होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बंदे के पास इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें कैसे है, यहाँ तक कि मैंने इन सभी चीजों के बारे में आज तक कभी सुना तक नहीं है। वहीं पे सनवू सोच रहा होता है कि आयरन मेडन जो है वो दुश्मनों को ट्रैप कर उन्हें टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर इसे ऐसा बना दिया है कि इसके एक बार सील हो जाने के बाद अगर बाहर के एनिमी इसके ऊपर अटैक करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा भारी नुकसान होगा और साथ ही में हम इसकी मदद से अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जिसके बाद सनवू ब्लड सेक के कमांडर और उसके सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम सभी लोग मेरे सामने सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम सभी लोगों को एक बिना दर्द की मौत दूंगा, लेकिन अगर तुम सभी लोगों ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम सभी लोगों को काफी सारी भयानक चीजों को सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इसलिए मेरे ऑफर को एक बार दोबारा जरूर सोचना। वहीं पे ये सुनने के बाद ब्लड सेक का कमांडर काफी ज्यादा घबराते हुए सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिसके बाद वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं इसे यहाँ पर इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है, मुझे इसका इस्तेमाल करते हुए डीमन गॉड की ब्लेसिंग को हासिल करना होगा। जो कहकर वो ब्लड सेक का कमांडर उस मिरर का इस्तेमाल कर लेता है। जो देखकर सनवू सोचता है कि आखिरकार ये माना का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ब्लड सेक के पास कोई ऐसा भी ट्रेजर होगा जिसकी मदद से ये लोग माना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सोचने के बाद सनवू अपनी एक स्किल बोन स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हवा में काफी सारी बोन की स्पेयर आ जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सनवू ब्लड सेक के कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पे ब्लड सेक के कमांडर ने अपने ट्रेजर का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एनर्जी से बना हुआ ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर सारी चीजें ऑब्जॉर्ब होने लगती है। जो देखकर सनवू सोचता है इसके अंदर तो मेरी एनर्जी और मेरे सभी अटैक ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्या ये कोई डिफेंसिव वेपन है। जो सोचने के बाद सनवू वहाँ पे अपने डुलान्स को समन कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ खाली आर्मर समन हो जाते हैं जो कि अपने आप मूव कर रहे होते हैं। जिसके बाद सनवू अपने डुलान से ब्लड सेक के कमांडर के ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन वहीं पे हम ब्लड सेक के कमांडर को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वहीं पे ब्लड सेक का कमांडर पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा होता है कि फाइनली मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। वहीं पे हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कर एक ऑक्टोपस के अंदर कन्वर्ट होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है और साथ ही में वहाँ पे काफी बड़ा पानी का भवंडर आ जाता है, जिसके लपेटे में सनवू भी आ जाता है। वहीं पे सनवू वहाँ से निकलते हुए सोचता है कि क्या ये कोई डिफेंसिव वेपन नहीं था। वहीं पे हम ब्लड सेक के कमांडर को देखते हैं जिसकी बॉडी एक काफी बड़े ऑक्टोपस में कन्वर्ट हो चुकी होती है। वहीं पे उसके सामने तो सनवू की साइज किसी चींटी के बराबर लग रहा होता है। वहीं पे आगे वो ऑक्टोपस सनवू से कहता है कि मैं तुम्हें मारने से पहले काफी ज्यादा बेरहमी से तरपाऊंगा, उसके बाद तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद हमें इस ऑक्टोपस के बारे में बताया जाता है कि ये ऑक्टोपस 8 कैलेमिटी मॉन्स्टर में से एक
अटैक है और इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके एक अटैक से हजारों शिप तबाह हो सकती है और साथ ही में इसे द डिजास्टर ऑफ द सी कहा जाता है। वहीं पे सनवू उस ऑक्टोपस से कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मेरा इनकाउंटर तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो सनवू के यही कहने के साथ हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन लगती है जहां उसे बताया जाता है उसका 8 डिजास्टर्स मॉन्स्टर में से एक के साथ सामना हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो कियोस परसुअर वाला टैलेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, आई मीन टाइटल। और ऐसे ही सनवू के पास सिस्टम की तरफ से काफी सारी नोटिफिकेशन आती है जिसे अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं सनवू की जो अब ताकत है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही में उसको काफी ज्यादा इम्यूनिटी भी मिली है। लेकिन वहीं पे सनवू इन सभी टाइटलों को और इन सभी इम्यूनिटी को ऑफ कर देता है, इन सभी को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को अपनी खुद की ताकत से हराऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी खुद की ताकत के साथ 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक का सामना करता हूँ तो आखिरकार क्या होता है। क्या मेरी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक को हरा सकूं, या फिर मेरी ताकत अभी भी इतनी कम है कि मैं 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक को भी अपनी ताकत से नहीं हरा सकता हूँ। इसका पता अभी चल जाएगा। जो कहकर सनवू वहाँ पे अपने कुछ स्केलेटन्स को समन कर लेता है, लेकिन वहाँ पे पानी काफी ज्यादा ठंडा होने की वजह से उनकी बॉडी धीरे धीरे कर जमने लगती है। वहीं पे वो जो ऑक्टोपस होता है वो अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो स्केलेटन्स होते हैं तो वो सभी स्केलेटन काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी होकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं पे वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका असर सनवू के ऊपर भी होता है, जो देखकर सनवू सोचता है कि सच में ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मुझे सबका इस्तेमाल करते हुए मी को प्रोटेक्ट करना होगा। जो सोचने के बाद सनवू वहाँ पे अपने सबसे अच्छा ताकतवर स्केलेटन्स को समन करता है और उन लोगों को मी की प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दे देता है। वहीं पे हम उस ऑक्टोपस को देखते हैं जो कि फिर से अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए सनवू के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक को सनवू बाल बाल डॉज करता है। लेकिन तभी वहाँ पे सनवू के एक स्किल का लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपका 3rd पावर साउल स्किल जो है वो अनलॉक हो चुका है। जिसके बाद सनवू को इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि स्किल के अंदर सनवू के बॉडी के चारों तरफ एक इनविजिबल सी पट्टी आ जाएगी, जो पट्टी उसे हर तरह के डैमेज से बचाएगी और उस डैमेज को रिड्यूस कर काफी ज्यादा कम कर देगी। जो पढ़ने के बाद सनवू कहता है कि सच में यहाँ पे जो पहले सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था वो अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, अब मैं बड़ी आसानी से सांस ले पा रहा हूँ। वहीं पे ये देखकर वो ऑक्टोपस सनवू से कहता है कि जब तक तुम पानी के अंदर हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम हमेशा मुझसे कमजोर ही रहोगे। जो सुनकर सनवू कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस पानी को ही खत्म कर देता हूँ। जो कहकर सनवू एक लंबी सी सांस लेता है और पानी के गहराई में जाने लगता है और पानी के गहराई में जाने के बाद वहाँ पे अपने 2 मॉन्स्टर्स को समन करता है, जिसमें से पहला होता है सेलेमेंडर मॉन्स्टर और दूसरा होता है 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ। अगर आप सभी लोगों को याद है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। वहीं पे उन दोनों को देखने के बाद तो उस ऑक्टोपस के पसीने छूटने लगते हैं। वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम इन लोगों को कैसे समन कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेलेमेंडर मॉन्स्टर और 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक, वो दोनों ही अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। तो अटैक एक फायर का अटैक होता है। वो फायर का अटैक उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे काफी ज्यादा बुरी तरह से जलाने लगता है और उसे काफी ज्यादा बेहिसाब दर्द होने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा गर्म है, ये काफी ज्यादा गर्म है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। उस अटैक की वजह से उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी होती है। तभी जोंगयोक 8 डिजास्टर मॉन्स्टर को कहता है कि तुम अभी तक कर क्या रहे हो, उसे खत्म कर दो। जो सुनकर वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को पकड़कर उसे उसके शरीर से उखाड़ने लगता है। और वो यहीं पे नहीं रुकता है, वो उसके हर एक टेंटिकल को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से लाचार होकर वहीं पे गिर जाता है। लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी होती है। वो सनवू को गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने, तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी होगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे यहाँ तो मरोगे। लेकिन सनवू उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी स्वॉर्ड को उसके सर के अंदर डाल देता है और फिर एक काफी ज्यादा पावरफुल शॉक देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद सनवू उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे दूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। जो कहकर सनवू ने जहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को घुसाया हुआ होता है वो वहाँ पर अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के जख्म को हील कर देता है। और फिर उसके बाद काफी ज्यादा डेविल से स्माइल देते हुए कहता है कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अब तो मैं तुम्हें एक असली नर्क का दर्शन करवाऊंगा। जो कहते हुए सनवू इस प्रोसेस को चालू रखता है, जिसके कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो ऑक्टोपस
ऑक्टोपस मॉन्स्टर दर्द को सह नहीं पाता है और मारा गया होता है, जिसकी वजह से सनवू को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि सी किंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन जो था वो हार चुका है, जिसकी वजह से सनवू को एक हाई ग्रेड का माना स्टोन ऑब्टेन हुआ है और साथ ही में सनवू का लेवल इंक्रीज होकर 92 हो जाता है। और जबकि सनवू ने इस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को भी हरा दिया है तो अब से सनवू इस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को भी समन कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। और इसके साथ ही में सनवू के पास जितनी भी स्किल्स होती है उन सभी का लेवल अप हो जाता है और साथ ही में उसकी काफी सही नई स्किल अनलॉक हो जाती है, जो देखकर सनवू सोच रहा होता है कि मेरे पास जो स्किल थी उन सभी का लेवल अप हो चुका है, सिर्फ मेरी नेक्रोमेंसर स्किल्स को छोड़कर। वो अभी भी बिल्कुल पहले जैसे ही है। आखिरकार मुझे अपनी नेक्रोमेंसर स्किल की पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने 2 जेम अपेयर हो जाती है, जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि उसे अपने दुश्मनों को हराने की वजह से उसे लो का ट्रेजर ऑब्टेन हुआ है, जो देखकर सनवू उस गोल्ड वाले जेम को देखते हुए कहता है ये तो लो ऑफ द स्पेस का ट्रेजर है ना, जिसका इस्तेमाल करते उस कमांडर ने यहाँ पर काफी सारे पानी को ले आया था। लेकिन फिर वो दूसरे वाले जेम की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन आखिरकार ये किस तरह का ट्रेजर है, इसका क्या इस्तेमाल है। वो ऐसा जैसे ही कहता है तभी उस जेम के अंदर से काफी सारी रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो सभी एनर्जी सनवू के बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से सनवू को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वो दर्द में चीखते हुए कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा दर्दनाक है। जिसके बाद सनवू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रेड कलर की एनर्जी को फिर से उस क्रिस्टल के अंदर सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो फिर उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है इसके अंदर तो कमांडर सन के द्वारा जमा की हुई वो सभी करप्टेड एनर्जी है, ये तो सच में काफी ज्यादा भयानक है, क्या मुझे इस आइटम को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो अपने स्पेस पॉकेट को ओपन कर उसके अंदर वो क्रिस्टल को रखते हुए कहता है लेकिन फिलहाल मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि मैं इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ या नहीं, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा और इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। जो रखने के बाद सनवू उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हुए कहता है कि मुझे इसे भी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरी स्क्वाड की ट्रेनिंग के अंदर काम आ सकता है। जो कहकर सनवू वहाँ पे काफी बड़े स्पेस पॉकेट को ओपन करता है और उसके बाद वो जो ऑक्टोपस की बॉडी होती है वो उसकी पूरी बॉडी को अपने स्पेस पॉकेट के अंदर रख लेता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। मी की जब आंखें खुलती है तो मी सनवू की गोद में होती है, जो देखकर मी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी सनवू उसे कहता है अभी भी तुम्हारी की पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और अभी भी तुम्हारी बॉडी जख्मी है, तो तुम ऐसे स्टेट में मूव नहीं कर सकती हो, तो चलो मैं ही तुम्हें लेके चलता हूँ। जो सुनने के बाद मी अपनी आंखें बंद कर लेती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि ठीक है होल लीडर। जो सुनने के बाद सनवू मी को वहाँ से लेके चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम मूरी मलायंस का सीन देखते हैं, जहाँ पे मूरी मलायंस के जितने भी गार्ड होते हैं उन सभी लोगों को ये पता चल गया होता है कि मी मूरी मलायंस के अंदर से किडनैप हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो सभी लोगों ने कियोस्क के लोगों को चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हुए कह रहे होते हैं कि तुमने हमारी मुरिम अलायंस की लेडी को किडनैप कर लिया है क्योंकि तुम अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तुम सभी लोगों को क्या लगा तुम हमारी यंग लेडी को किडनैप कर लोगे और यहाँ से इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे। तुम सभी लोगों को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने सबऑर्डिनेट से पूछ रहा होता है कि क्या वो कमीना सनवू अभी भी अपने क्वार्टर्स में ही है। उसका सबऑर्डिनेट बताता है कि हाँ वो अभी भी अपने क्वार्टर्स के अंदर बैठा हुआ है और ऐसा दिखा रहा है कि असुरा होल लीडर के अटैक की वजह से उसकी जो बॉडी है वो जख्मी हो चुकी है और वो बैठकर रिकवर कर रहा है और उसने अभी तक कोई भी चाल नहीं चली है मी को बचाने के लिए। जो सुनकर वो बंदा फिर से अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है कि क्या तुम्हें कमांडर सन से कोई रिपोर्ट आई है। उसका सबऑर्डिनेट बताता है कि नहीं हम काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से अभी तक हमें कोई भी खबर नहीं मिली है। जो सुनकर वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार इतने ज्यादा लेट क्यों हो रहा है, उनकी तरफ से तो अभी तक कोई खबर आ जानी चाहिए थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से दरवाजा खुलता है और वहाँ पे मुरिम यूनियन के पेट्रिया चाहते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मी के फादर होते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में क्यों सेक्ट वालों से कहते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी कहाँ पर है। अगर तुम लोगों ने जल्दी ये नहीं बताया कि आखिरकार मेरी बेटी कहाँ पर है तो तुम लोग याद रखना मैं बिना किसी मर्जी के यहाँ पर तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। जो सुनकर एक बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जो हमें धमकी दे रहे हो उसकी वजह से यहाँ पर एक वॉर स्टार्ट हो सकती है, तुम्हें ये पता है ना। जो सुनकर मी के फादर कहते हैं अरे घंटा तेल लेने गया वॉर, अगर मेरी बेटी के शरीर के ऊपर एक खरोच भी आती है तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं तुम लोगों को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा। जो सुनने के बाद दो एल्डर्स उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मुरिम यूनियन के पेट्रिया प्लीज शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग बात कर इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जिसके चेहरे के ऊपर एक इविल सी स्माइल आ जाती है जैसे कि वो यही चाहता था। जिसके बाद वो खड़ा होकर जैसे ही कुछ करने जा रहा होता है तभी वहाँ पर
पर भागते हुए एक गार्ड आता है जो कि वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स से कहता है कि एल्डर्स मुझे लगता है कि आपको जल्दी चढ़कर इस चीज को बाहर देखना चाहिए। हमें एक अंडरग्राउंड जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सर्वेंट अपनी मास्टर को संभालते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड सेबो प्लीज आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सिचुएशन थोड़ा सा ठीक होता है तो लॉर्ड गेरियंग जो है वो सभी चीजों को संभाल लेंगे। जो सुनकर उसका लॉर्ड सेबू जो होता है वो उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें यहाँ पर बंद कर दिया गया है और हम यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरह से फंस चुके हैं और साथ ही में मेरे जो फादर है वो भी एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पक्का। लेकिन वो अपनी बात को आगे कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही कोई पर्सन वहाँ पर आते हुए कहता है कि सोबो क्या तुम यहाँ पर हो। उसे वहाँ पर देखकर सेबो उसके पास जाते हुए उसे पूछता है कि क्या बात है, एक बिजी बिशप को यहाँ पर आने का समय मिल गया जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम कब तक हमें यहाँ पर अंडरग्राउंड जगह पे बंद कर रखने वाले हो। वो बिशप कहता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में कितनी बार बताया है कि हमने तुम्हें यहाँ पर मुरिम यूनियन से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है ताकि तुम लोगों को कुछ ना हो। जो सुनकर सेबो कहता है कि क्या तुम सच में इसे प्रोटेक्शन कहते हो, ऐसा लग रहा है कि तुमने बस कुछ क्रिमिनल्स को यहाँ पर बंदी बना कर रखा है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मैंने जो तुम्हें लेटर लॉर्ड गेरियन को देने को कहा था क्या तुमने उन्हें दिया या नहीं। बिशप कहता है कि मैं तुमसे बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें बस हमारे कमांडर के आने तक का इंतजार करना है, उसके बाद तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम लोगों को काफी ज्यादा कठोर सजा के लिए तैयार रहना होगा। जो सुनकर सेबो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि देखने से लगता है कि ये इंसान हमें जिंदा छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, लेकिन क्या मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ऐसे में मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ। सेबो वहाँ से भागने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उन दोनों को बाहर से काफी सारे धमाकों की आवाजें आने लगती है जिसे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जल्दी से बाहर भाग कर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं जिसे देखकर उन दोनों का ही पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन धमाकों की वजह से वहाँ पर काफी सारे गार्ड मारे गए होते हैं। लेकिन तभी से वो वहाँ पर धुएं के अंदर किसी को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है ये तो घोस्ट फेस है। तभी हम वहाँ पर सनवू को देखते हैं जो कि अपने स्केलेटन मार्क्स वाले रूप में होता है। जिसके बाद सनवू उन लोगों को देखने के बाद कहता है कि क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर थे, अच्छा हुआ कि मुझे सेफ हाउस की लोकेशन पहले से ही पता थी। जो सुनकर हम देखते हैं कि बिशप काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या इसे सेफ हाउस की लोकेशन पहले से ही पता थी। फिर वो सनवू को गाली देते हुए कहता है कि कमीने आखिरकार तुझे इसके बारे में कैसे पता है और तुझे और क्या क्या पता है। जो सुनकर जोंगयोक उससे कहता है कि इस जगह को दो नाम से बुलाया जाता है, एक तो हेड आउट और दूसरा सेफ हाउस, और इस जगह को जो है वो लोनली ब्लड सेक के लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुम लोगों की काफी ज्यादा बुरी किस्मत की तुम लोग मुझसे मिल गए और तुम लोगों की लाइफ अब यहीं पे खत्म होगी। जो सुनकर बिशप अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से अपनी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लो, हमें इस कमीने को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना है। वहीं पे हम सेबो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा होता है। तभी उसका एक गार्ड उससे आके पूछता है कि लॉर्ड सेबो आखिरकार अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जो सुनकर सेबो जोंगयोक को देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर ये वही मार्शल आर्टिस्ट है जिसे मैंने गेस्ट हाउस के अंदर देखा था तो इससे लड़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि इसका मैच हो और इसे हरा सके, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि मुझे इससे बिल्कुल भी लड़ना चाहिए। जो सोचने के बाद से वो जल्दी से सनवू से दूर हो जाता है और दूर हटते हुए सनवू से कहता है अगर तुम मेरे और मेरे लोगों की लाइफ को छोड़ देते हो तो असुरा हॉल के जितने भी ट्रेडर्स हैं मैं तुम्हें वो सभी सौंप दूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि बिशप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सेबो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि लॉर्ड सेबो क्या आप सच में हमारे शेख को धोखा देना चाहते हैं। सेबो उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर ऐसे ही चुपचाप बैठा रहूं और तुम्हारे हाथों से मरने का इंतजार करूं। जिसके बाद सेबो सनवू से कहता है कि घोस्ट फेस आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ अपनी फोर्स को कंबाइन करना चाहते हो। अगर तुमने मेरे साथ अपनी फोर्स को कंबाइन कर लिया तो हम इन सभी लोगों को बड़ी आसानी से मसल सकते हैं। जो सब सुनने के बाद और देखने के बाद हम देखते हैं कि बिशप से अब रहा नहीं जाता है। वो अपने सभी लोगों से कहता है कि इन सभी लोगों को यहीं पर मार डालो, इनमें से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि उसके जितने भी गार्ड होते हैं वो सभी लोग उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर सनवू काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ता है और जितने भी गार्ड उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो उन्हें काफी ज्यादा बेरहमी से मारते हुए आगे गुजर जाता है। जो देखकर सेबो समझ जाता है कि आखिरकार सनवू का क्या जवाब है। जिसके बाद वो अपने सभी लोगों से कहता है कि मेरे जितने भी लोग हैं वो सभी घोस्ट फेस की मदद करो, हमारे पास यही एकलौता मौका है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, तो अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ना। जो देखकर बिशप अपने लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और उन लोगों के ऊपर अटैक करो। जो सुनकर
सुनकर बीएसएफ के लोग सनवू के ऊपर काफी सारे शॉट के स्लैशेस करते हैं, जिसका सामना करने के लिए सनवू अपने स्टॉर्म ऑफ द फैंटम स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अरीना के अंदर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ पूरी तरह से धूल ही धूल हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं उन सभी लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन धुएं के अंदर से कुछ फैंटम टाइप बाहर निकलते हैं और उन सभी गार्डों को काफी ज्यादा बेरहमी से मारने लगते हैं। वो गार्ड कुछ समझ पाते कुछ कर पाते, उससे पहले ही वहाँ पर और भी ज्यादा फैंटम निकलते हैं और उनमें से मोस्ट ऑफ गार्ड को मार देते हैं और जो बच जाते हैं वो सभी लोग सीधे सनवू के ऊपर अटैक करते हैं, जो देखकर सनवू अपने हाथ में पकड़े हुए शाहिद का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो सभी गार्ड सनवू के करीब पहुंचते हैं तो सनवू उन शाहिद का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गार्ड के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से वो सभी जो गार्ड होते हैं वो टुकड़ों में कट कर वहीं पे काफी ज्यादा ब्रूटली मारे जाते हैं। तभी हम सेफो की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे सेफो के गार्ड के भी जो फैंटम गार्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा ब्रूटली मार रहे होते हैं, जो देखकर सेफो काफी ज्यादा घबराते हुए सनवू से कहता है कि घोस्ट फेस हमें भी आपके अटैक की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी अपने अटैक को रोकिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि सनवू वहाँ पर अपने अटैक को बंद कर देता है, जिसके बाद हम बीसोफ का सीन देखते हैं, जो कि जैसे ही कुछ कहने जा रहा होता है तभी उसके गले के ऊपर अटैक होता है और उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वहीं पे मारा जाता है। और हम देखते हैं कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेबो होता है, जो कि बीसोफ को मारने के बाद हंसते हुए कहता है कि कमीने, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे मारने के बारे में सोचोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। जिसके बाद वो सनवू से कहता है कि घोस्ट फेस हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से सभी ट्रेजर्स को लेकर निकल जाना चाहिए। जो सुनकर सनवू उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है, जो देखकर सोबो की काफी ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो घबराते हुए सनवू से कहता है, घोस्ट फेस आखिरकार तुम अभी भी अपनी पावर को क्यों रिलीज कर रहे हो, कहीं इसका मतलब तो ये तो नहीं कि तुम हमें भी मारना चाहते हो। जो सुनकर सनवू से कहता है कि आखिरकार मैंने तुम लोगों से कब कहा कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ूंगा, तुम ही वो थे जिसने खुद से मेरा साथ दिया था, ना कि मैंने तुम लोगों को कहा था। सनवू के यही कहने के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें तब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गार्ड घबराते हुए सभी एल्डर्स के पास जाता है और उन्हें बता रहा होता है कि बाहर एक काफी ज्यादा भयानक फाइट हुई है, जिसके अंदर काफी सारे वॉरियर मारे गए हैं और उनको कपड़े को देख के लग रहा है कि वो असुरा होल्ड से हैं। जो सुनकर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो जल्दी से भागकर बाहर जाने लगते हैं। तभी एक पर्सन किसी से कह रहा होता है कि लॉर्ड गेरियन, क्या आपको इन सभी चीजों के बारे में पता है, आखिरकार अचानक से एक सिविल वॉर कैसे स्टार्ट हो गई, वो भी सेफ हाउस के बाहर। जो सुनकर लॉर्ड गेरियन कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि डैमिट, कहीं ऐसा तो नहीं कि असुरा होल्ड्स के जो वॉरियर है वो दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी एल्डर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहीं पे जो मुरिम यूनियन के पेट्रियाज होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि उनकी बेटी मी अंदर ही है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले अंदर भागते हुए चले जाते हैं। वहीं पे बाकी जो एल्डर्स होते हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और जैसे ही बाकी सभी एल्डर भी वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने सामने की नजारे को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे असुरा होल्ड्स के जो वॉरियर्स होते हैं उन सभी लोगों की वहाँ पर लाशें पड़ी हुई होती है। जो देखकर वो कहते हैं कि क्या ये है असुरा होल्ड के वॉरियर्स, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ये लोग यहाँ पर छुपे होंगे। तभी एक एल्डर वहाँ की हालत को देखते हुए कहते हैं कि देखने से नहीं लगता है कि ये लोग अभी अभी यहाँ पर छुपे थे, ऐसा देखने से लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा लंबे समय से इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पर घात लगाए बैठे हैं। लेकिन आखिरकार ये कौन मार्शल आर्टिस्ट है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो असुरा होल्ड्स के वॉरियर्स को इतनी ज्यादा आसानी से, इतनी ज्यादा बेरहमी से मार सकता है। और उन लोगों के घावों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी ग्रुप ने अटैक किया था। उन लोगों के घावों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी एक ही पर्सन ने अटैक किया था। तभी उन लोगों को वो जगह भी मिल जाती है जहाँ पर वो सभी लोग छुपे हुए थे। तभी उन लोगों को अंदर से कोई आवाज आती है, जो सुनकर मुरिम यूनियन के जो पेट्रियाज होते हैं वो सबसे पहले अंदर चले जाते हैं। जो देखकर बाकी सभी एल्डर भी उनके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। पे हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा होता है ये तो वो जगह है जहाँ पर उन सभी लोगों को रखा गया था, मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी वहाँ पर जिंदा बचा होगा। तभी जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं तो एक गार्ड सभी को वहाँ पर इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। जो सुनकर जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं तो अपने सामने की नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ होता है, उन लोगों ने मेरे नाम का फायदा उठाने की कोशिश की, इसलिए उन लोगों को मरना पड़ा। जो इंसान भी मेरे नाम का फायदा उठाने की कोशिश करेगा उन सभी लोगों को मरना पड़ेगा। तभी हम बैगर से के एल्डर को देखते हैं जिसे वहाँ पर कुछ दिखता है। जो देखते हैं वो सभी लोगों को बताते हैं कि वहाँ पर देखो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्केलेटन मास होता है, जिसे देखते ही वहाँ पर सभी लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि सनवू है, जिसने यहाँ पर सभी लोगों को मार डाला है। जिसे
देखते हैं सभी एल्डर्स हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि क्या घोस्ट फेस सच में इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने इतने सारे लोगों को इतनी ज्यादा आसानी से मार डाला। लेकिन तभी उन लोगों को साइड से किसी के बुलाने की आवाज आती है, जो सुनकर जैसे ही वो सभी लोग उधर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर मुरेम यूनियन के पैट्रियार्च होते हैं अपनी बेटी के साथ। मी को वहाँ पर देखकर सभी एल्डर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर तो यंग मिस मी भी है जो कि बिल्कुल सही सलामत है। वहीं पे हम उन तीनों लोगों को देखते हैं जिसका हाथ होता है इन सभी चीजों के पीछे। उन लोगों को तो सांप सूंघ गया होता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमने तो उसे कहीं और भेज दिया था, तो आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो माइंड टू माइंड बात करते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, हमारे सभी लोग मारे जा चुके हैं। दूसरा वाला भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी इसका कोई भी आइडिया नहीं है, हमने जो मी को किडनैप करवाया था वो भी बचकर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत है। तभी तीसरा वाला कहता है कि ये फिर से घोस्ट फेस कमीना है जिसने हमारे प्लान को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, मैं उस कमीने को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे हम बाकी सभी एल्डर्स को देखते हैं जो कि मी को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। बस उन तीनों को छोड़कर वो तीनों मी को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उन साउल्स की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक साउल कह रहा होता है कि बस हम 6 ही बचे हुए हैं अब। तभी एक दूसरा जो साउल होता है वो कहता है कि यह सच में उसने हमारे सन कमांडर को मारा, जो कि इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं था कि उसे कोई भी ऐरा गैरा इंसान मार डाले। तभी एक दूसरा कमांडर बताता है कि मैंने अपने एक इंसान को भेस बदल के मी के पास जाने कहा था और उसका इलाज करने का नाटक करने कहा था, जिसके बहाने वो उसकी मेमोरीज को चेक कर सकता है। और जहाँ तक हमें मी की मेमोरीज से पता चला है, वो जो घोस्ट फेस कमीना है उसने हमारे कमांडर को ब्लेसिंग वो ले पाता, पूरी तरह से हासिल कर पाता, उससे पहले ही मार डाला। अगर कमांडर ने ब्लेसिंग को पूरी तरह से हासिल कर लिया होता तो ये कहा नहीं जा सकता है कि वो घोस्ट फेस कमीना उसे मार पाता, क्योंकि ब्लेसिंग पाने के बाद वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता। लेकिन हम इस बात को भी पूरी तरह से झुठला नहीं सकते हैं कि वो घोस्ट फेस कमीना काफी ज्यादा ताकतवर है और उसे हमारे सेफ लोकेशन के बारे में कमांडर के एक सबऑर्डिनेट से पता चला। उस कमीने ने कमांडर को खत्म कर देने के बाद उसके सबऑर्डिनेट को पकड़कर उसकी मेमोरीज को रीड किया, जिससे उसे हमारे सेफ हाउस के बारे में पता चल गया। उसके बाद वो वहाँ पर जाके हमारे सेफ हाउस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो सब सुनने के बाद एक दूसरे कमांडर का साउल कहता है कि ये कितनी ज्यादा बेकार बात है, एक पागल इंसान जो हमारे लगातार प्लान्स को बर्बाद करता जा रहा है। तभी एक दूसरा कमांडर कहता है कि वो घोस्ट फेस कमीना जो कर रहा है हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उसे नजरअंदाज किया तो हमें और भी ज्यादा भारी नुकसान को उठाना पड़ सकता है। दूसरा कमांडर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी ये जो प्लान था वो कमांडर गेन के अंदर था और ये जो प्लान बर्बाद हुआ है वो उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। और जैसे ही ये बात सेक लीडर को पता चलेगी तो वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, वो पक्का कमांडर गेन को कोई ना कोई सजा जरूर देंगे। जो सुनकर कमांडर गेन काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं, क्या सजा, क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, ये सभी चीजें उस कमीने घोस्ट फेस की वजह से हुई है ना, अगर मैं उसे पकड़ कर खत्म कर देता हूँ तो ये सभी चीजें सॉल्व हो सकती है ना। दूसरे कमांडर कहते हैं कि कमांडर गेन, तुम्हें इतनी ज्यादा लापरवाही से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें काफी ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है। जो सुनकर कमांडर गेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग अपना मुंह बंद रखो, तुम लोगों को मेरे मामले के बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो घोस्ट फेस ने किया है उसको उसकी कीमत चुकानी होगी। अब मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार आगे क्या होता है, मैं उस घोस्ट फेस को ढूंढ के रहूंगा और उसे ऐसी मौत मारूंगा जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हो तुम लोग। जो सुनकर सभी कमांडर वहाँ पे खामोश हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, और ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। अगले सीन में हमें मोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंख खोलते हुए कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसके सामने काफी सारी ड्रिंक्स पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर मोंग खुश होते हुए कहता है कि क्या मैं साउलिंग के अंदर वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो काफी सारी हाई लेवल की शराब पड़ी हुई है, जल्दी यहाँ पर कोई आए उससे पहले मैं सभी शराब को पी लेता हूँ। जो कहकर मोंग जल्दी जल्दी उन सभी शराबों को पीने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से सोसो बाहर आते हुए कहती है ये तो शराब की खुशबू है। सोसो को वहाँ पर देखते ही मोंग जल्दी से शराब को फेंक देता है और अमिताभा करने लगता है, जो देखकर सोसो उसे कहती है कि चलो चलो बस अब नाटक करना बंद करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी सारे पोर्टल्स खुलते हैं जिसके अंदर से बाकी सभी लोग भी बाहर आते हुए कहते हैं कि काफी ज्यादा लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। लेकिन तभी मोंग वहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ की जो जगह होती है वो धीरे धीरे कर बदल रही होती है, जो देखकर मोंग कहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या हम लोग कोई सपने के अंदर हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सनवू आते हुए कहता है कि मोंग अपनी आंखें खोल के देखो, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तभी टीआईजी बताता है कि हाँ, लीडर ने बिल्कुल सही कहा, ये हकीकत है, लेकिन साथ ही साथ एक सपना भी है, हम हकीकत और सपने के बीच में हैं, जहाँ पर हम जितनी चाहे उतनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिसके बाद टीआईजी सनवू से पूछता है कि लीडर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने सेवन मैजिक का इस्तेमाल किया है ना। सनवू बताता है कि टीआईजी तुमने बिल्कुल सही
सही गेस किया है, ये समन मैजिक ही है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर लाया है। जो सुनकर टीआईजी हैरान होते पूछता है लेकिन आखिरकार लीडर हम यहाँ पर क्यों हैं और आपने ऐसा क्यों किया। वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा भी कहता है कि हाँ लीडर, टीआईजी ने बिल्कुल सही कहा, अगर हमें ट्रेनिंग करनी होती तो हम बाहर भी कर सकते थे, इस जगह की क्या जरूरत थी। सनवू बताता है कि ऐसा इसलिए ताकि तुम अपनी दुश्मनों की नजरों से बच सको। लगातार हम सभी लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है, अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम लोग कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हो तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारे प्लान के बारे में पता करने में, जिसकी वजह से मैंने तुम सभी लोगों के लिए एक यूनिक स्पेस बनाया जहाँ पर तुम लोग अपने आप को ट्रेन कर सकते हो और ना ही कोई तुम पर शक करेगा और ना ही किसी को इसके बारे में पता चलेगा। जो सुनकर वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार हमारे एनिमीज कौन है। तभी सनवू उन्हें बताता है बस केओस सेक्ट में ही हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि मुरिम यूनियन के अंदर भी हमारे काफी सारे दुश्मन छुपे हुए हैं जिन्हें हम डिमोनिक इंडिविजुअल कहते हैं। जो सुनकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी कोई कहता है कि एक मिलिट्री के हॉल लीडर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बाकी सभी लोग यहाँ पर हैं, बस फैटी को छोड़कर। आखिरकार फैटी कहाँ पर है, वो हमारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं है। जो सुनकर सनवू कहता है कि मैं इसके बारे में बताने से अच्छा मैं तुम सभी लोगों को ये दिखाई देता हूँ, यही अच्छा होगा। जो कहकर सनवू वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और फैटी की उन इमेजों को शो करने लगता है जहाँ पर फैटी ने अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज किया था और ये कहा था कि मैं काफी ज्यादा लंबे समय से अपनी डिमोनिक पावर को छुपाता रहा हूँ, लेकिन बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं अपनी डिमोनिक पावर को नहीं छुपा पाऊंगा। जो कहकर फैटी ने अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज किया होता है और इस बात का एकलौता गवाह टीआईजी होता है, क्योंकि उसने फैटी को ऐसा करते हुए देखा होता है, जिसकी वजह से वो उदास होकर अपना सर नीचे झुका लेता है और कहता है कि भले ही फैटी एक डिमोनिक इंडिविजुअल हो जो कि डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करता हो, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारे साथ काफी ज्यादा लंबा समय बिताया है, जिसकी वजह से मैं अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि फैटी सच में ऐसा कर सकता है। लेकिन अब मुझे अपने आप को किसी भी तरह मनाना होगा, क्योंकि यही हकीकत है। और यही सेम बात टीआईजी बाकी सभी लोगों को भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम सभी लोगों को इस बात पे भरोसा करना होगा, क्योंकि असलियत में यही सच्चाई है। जिसके बाद टीआईजी सनवू के पास जाके कहता है कि होल लीडर, क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं कि आखिरकार हमारा असली दुश्मन कौन है, जिसके लिए आप हमें इतना ज्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं और इतना ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। हमें सारी सच्चाई जाननी है। जो सुनकर सनवू कहता है अगर सच में तुम लोग ये सच्चाई को जानना चाहते हो तो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि अगर तुमने एक बार इस सच्चाई को जान लिया तो पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है और साथ ही में तुम लोगों की लाइफ भी खतरे के अंदर आ जाएगी। जो सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हमारा दुश्मन कौन है और हमारी लाइफ खतरे के अंदर आ जाती है, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो सुनकर हम देखते हैं कि सनवू के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को सारी सच्चाई बताता हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।